हरिओम क्लासेज नरसिंहपुर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज आपके समक्ष सिंथेसिस के अगले पार्ट को लेकर प्रस्तुत हूँ। आज हम नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करके देखेंगे कि वास्तव में कैसे सिंथेसिस किया जा सकता है। इसमें दो शब्द आप देख रहे हैं कि नॉमिनेटिव एंड एब्सोल्यूट, जिसमें नॉमिनेटिव का अर्थ होता है कर्ता और दूसरा शब्द है आपका एब्सोल्यूट, जिसका अर्थ होता है स्वतंत्र। अब इन दो शब्दों की अगर बात करें तो आप देख रहे हैं कि कर्ता और स्वतंत्र दो शब्द हैं। यहाँ पर जब भी सिंथेसिस करेंगे तो दो सेंटेंस होंगे और उन दोनों सेंटेंसों में से हमें एक ऐसे सेंटेंस का चयन करना है जिसके सब्जेक्ट को हमको स्वतंत्र करना है। उसको क्या करना है? हमको एब्सोल्यूट करना है। और वह जो कर्ता होगा वह कर्ता सेंटेंस में स्वतंत्र होगा। क्यों स्वतंत्र होता है? क्योंकि उसके ऊपर किसी भी फाइनाइट वर्ब का प्रभाव नहीं होता है, क्योंकि वह किसी भी फाइनाइट वर्ब का ना तो सब्जेक्ट होता है ना तो ऑब्जेक्ट का। ये अब यहाँ पर देखते हैं कि वास्तव में वो कौन सी कंडीशंस हैं जिन कंडीशंस को हम फॉलो करके हम सिंथेसिस कर सकते हैं। तो जो पहली कंडीशन इसमें होगी, अगर ये ऐसी कंडीशन होगी तो हम इसका सिंथेसिस कर सकते हैं। तो पहला सेंटेंस और दूसरा सेंटेंस जो भी आप को दिया रहेगा, सेंटेंस फर्स्ट और सेंटेंस सेकंड, इन दोनों के सब्जेक्ट इसका सब्जेक्ट हो और सेंटेंस सेकंड का सब्जेक्ट हो, तो ये दोनों सब्जेक्ट बराबर नहीं होने चाहिए। ये दोनों अलग अलग होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। यदि दोनों का सेंटेंस का सब्जेक्ट अगर अलग अलग है तो हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। और जो दूसरी महत्वपूर्ण इसमें स्थिति होगी कि दो सेंटेंसों के वर्ब्स के बीच में कैजुअल रिलेशंस जिसमें कारण और परिणाम का संबंध होगा, तो आसानी से आप कर सकते हैं। कहने का अर्थ है कि अगर एक सेंटेंस में रीजन दिया हुआ है तो दूसरे में उसका रिजल्ट मिलेगा। एक में कारण और दूसरे में उसका परिणाम। अगर यह कंडीशन होती है तो आप इनका प्रयोग कर सकते हैं। और यही दो महत्वपूर्ण ऐसे पॉइंट हैं जिनकी मदद से आप सिंथेसिस कर सकते हैं। अब उसके बाद करना क्या है तीसरे पॉइंट के तहत, कि जिस पार्टिसिपल की मदद से सिंथेसिस करना है उस पार्टिसिपल को सब्जेक्ट के बाद लिखते हैं। सब्जेक्ट के बाद पार्टिसिपल, उस पार्टिसिपल का प्रयोग सब्जेक्ट के बाद करते हैं। तो ये तीन कंडीशन हो गई। उसके बाद अब क्या करना है आपको कि यदि वाकई में आपको पहचान करना है कि सेंटेंस के अंतर्गत अगर कैसे सेंटेंस हैं, यदि एक्टिव है, एक्टिव वॉइस में दिया हुआ है, तो इसके लिए क्या करना है कि आपको सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट के बाद हैविंग प्लस V3, उसके बाद नंबर 2 कंडीशन। अगर पैसिव में है, अगर पैसिव वॉइस में है तो सब्जेक्ट प्लस हैविंग प्लस बीन प्लस V3, उसके बाद आगे वाले वर्ड्स जोड़ देंगे। और तीसरी कंडीशन है कि यदि वर्ब वी, अगर यह वर्ब वी के फॉर्म में है, जिसमें इज, आर, एम, वाज, वर, अगर इनका प्रयोग किया गया है मेन वर्ब के रूप में, तो आप बनाएंगे सब्जेक्ट प्लस बीइंग। इसका प्रयोग करके आप बना सकते हैं। तो अब इसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं कि वास्तव में इसको हम कैसे सिंथेसिस करेंगे।
अब इन एग्जाम्पल के माध्यम से हम देखते हैं कि वास्तव में इसको हम कैसे कर सकते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल लिखा गया है, द सन सेट, द स्टार्स केम अप इन द स्काई। सूर्य छिप गया, सितारे आसमान में निकल आए। कहने का मतलब यहाँ पर देख रहे हैं कि पहला जो इसमें है कि सूर्य का छिपना दर्शा रहा है कारण को, और उसके बाद इस सितारों का बाहर निकलना उनके परिणाम को दर्शा रहा है। तो यहाँ पर जो कारण वाला सेंटेंस है उसके सब्जेक्ट को हम क्या करेंगे, स्वतंत्र कर देंगे। उसके बाद वाक्य को सिंथेसिस करेंगे। तो आप इसको लिख सकते हैं, द सन हैविंग सेट, यहाँ पे कामा लगा देंगे, द स्टार्स केम अप इन द स्काई। यहाँ पर आपको बताया गया था कि इसके सब्जेक्ट को हम इसको क्या करते हैं, एब्सोल्यूट करेंगे, इसको स्वतंत्र करेंगे। हमने स्वतंत्र कर दिया। उसके बाद बताया गया था कि इस पार्टिसिपल को उसके बाद रखेंगे, उसके बाद V3 का प्रयोग करेंगे। यानी पार्टिसिपल ये आपका सब्जेक्ट हो गया, प्लस हैविंग V3 का प्रयोग, उसके बाद आगे वाले वर्ड को हम जोड़ देंगे जितने भी इसमें वर्ड दिए रहेंगे। तो अब ये हो गया आपका द सन हैविंग सेट, सूर्य का छिपना और सितारों का बाहर निकलना। जैसे ही सूर्य छिप गया, सितारे बाहर निकल गए, तो ये दोनों कंडीशन फॉलो हो गई, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट सन है और यहाँ पे सब्जेक्ट स्टार्स हैं। उसके बाद एक में इसका कारण और दूसरे में उसका परिणाम। सेम वैसे ही इसको भी आप बना सकते हैं, द सन रोज, तो आप लिख सकते हैं द सन हैविंग risen, the birds began to fly। अब यहाँ पर द सन हैविंग राइजन, जैसे ही सूर्य निकला, द बर्ड्स बिगेन टू फ्लाई, चिड़ियों ने उड़ना शुरू कर दिया। उसके बाद यहाँ पर देख रहे हैं कि दो सेंटेंस दिए गए हैं, एक ये है सेंटेंस और दूसरा सेंटेंस ये है, द कैप्टन वाज किल्ड, कप्तान मारा गया, द आर्मी फ्लेड। जैसे ही कप्तान मारा जाता है उसकी सेना वहाँ से भाग जाती है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि इसका मरना और सेना का भागना, लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं कि वाज किल्ड, इसको पैसिव वॉइस में लिखा गया है। और जब पैसिव वॉइस में है तो आपको बताया गया है हैविंग बीन प्लस थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो आप लिखेंगे द कैप्टन हैविंग बीन किल्ड, कमा लगा देंगे, द आर्मी फ्लेड। ये हो गया आपका। उसके बाद नेक्स्ट है द लीडर वाज स्लेन, नेता मारा गया, द फॉलोअर्स रैन अवे इन फियर, जितने भी अनुयायी थे सारे के सारे अनुयायी डर के मारे भाग गए। तो यहाँ भी उसी को आप फॉलो करते हुए लिखेंगे द लीडर हैविंग बीन स्लेन, और आगे जोड़ देंगे द फॉलोअर रैन अवे इन फियर। ये दो सेंटेंस ऊपर जो एग्जाम्पल में दिया गया था एक्टिव वॉइस का है, नीचे दो पैसिव का दिया गया है। इसके बाद आगे आपको इज आर एम वाज वर का प्रयोग करके बता रहे हैं। अब इसके अगले एग्जाम्पल को देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है द टीचर वाज एब्सेंट, द बॉयज डिड नॉट वर्क। यहाँ आप देख रहे हैं कि इस वाज को मेन वर्ब के रूप में प्रयोग किया गया है। तो जब भी आपको बताया कि इसको जब मेन वर्ब के रूप में प्रयोग करेंगे तो इसको हम बीइंग के साथ बनाएंगे। तो आप लिखेंगे द टीचर बीइंग एब्सेंट, कॉमा कर देंगे, द बॉयज डिड नॉट वर्क। कहने का अर्थ यहाँ पर है कि द टीचर वाज एब्सेंट, अध्यापक अनुपस्थित थे, द बॉयज डिड नॉट वर्क, लड़कों ने काम नहीं किया।
तो कारण ये हो गया कि अनुपस्थित है इसलिए इन्होंने काम नहीं किया, तो इनको हमने बना दिया पार्टिसिपल से पहले, ये सब्जेक्ट हो गया ये पार्टिसिपल, और उसके बाद हमने जोड़ दिया। ठीक वैसे ही इट इज़ अ वेरी हार्ड टुडे, बहुत अधिक गर्मी थी, ही रिमेन्स इंडोर, तो घर के अंदर ही रहा। तो कहने का मतलब ये कारण रहा और ये उसका परिणाम हुआ। तो ऐसे आप इसको भी बना सकते हैं, इट बीइंग अ वेरी हॉट टुडे, कॉमा लगा देंगे, ही रिमेन्स इन डोर्स। तो इस तरीके से आप सिंथेसिस कर सकते हैं। और यदि आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, बेल का बटन दबाइए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए जिसको इसकी आवश्यकता है। और बोर्ड के एग्ज़ाम में मैंने देखा लगभग कई वर्षों में 2-4-5 एग्जाम्पल ऐसे हैं जो प्रतिवर्ष उसको रिपीट किया गया 2-4-5 वर्षों के बाद। तो मुख्य रूप से मैं 3 ही आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ। जैसे लिखा है पहला, द टीचर एंटर्ड द क्लास, द स्टूडेंट्स स्टैंड अप, यहाँ पर सेंटेंस को बदल करके भी लिखा गया है, स्टूडेंट साइलेंट या अन्य भी शब्द को जोड़ दिया गया है। उसके बाद दूसरा है, द वर्क वाज डन, वी वेंट बैक होम। और थर्ड एग्जाम्पल है, इट वाज कोल्ड, नो वन वेंट आउट। और ये आपके लिए है, तीनों का मैं उठा के दिया हूँ एक्टिव, पैसिव और मेन वर्ब के रूप में। आप इसको बनाएं और कमेंट बॉक्स में लिखें और अगले पार्ट को लेकर प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।